दोस्तों, हमने कल तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हमारा तीसरा चैप्टर शुरू करते हैं, जो है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। अब संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक दोस्तों, इस प्रकृति में 2 प्रकार के रेशे पाए जाते हैं। एक होता है प्राकृतिक रेशा और एक होता है कृत्रिम संश्लेषित या कृत्रिम रेशा। और प्राकृतिक रेशा क्या होता है, जो जैसे कि रेशम है, ऊन है, ये प्रकृति अपने आप बनाती है। और दूसरे जो संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, वो होते हैं मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। क्योंकि प्रकृति के द्वारा जो रेशे बनाए जाते हैं, उनकी आज की मांग ज्यादा बढ़ने के कारण पूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए कृत्रिम रेशे निर्मित किए जाते हैं। कृत्रिम रेशे मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं और उन सब में वो सब गुण पाए जाते हैं जो एक प्राकृतिक रेशे में पाए जाते हैं, और उसी तरह मजबूत होता है। और वो सब वस्तुएं बनाई जा सकती है जो एक प्राकृतिक रेशों से बनाई जाती है। अब प्राकृतिक रेशे क्या, कृत्रिम रेशे क्या होते हैं या संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। हमने देखा कि एक शब्द होता है बहुलक। बहुलक जिसे इंग्लिश में पॉलीमर बोलते हैं। बहुलक बहुलक ये पॉलीमर शब्द 2 शब्दों से बना है। पॉली का अर्थ होता है बहुत और मर का अर्थ होता है एक। अब पॉलीमर का जो बहुलक का जो अर्थ होता है कि एक कड़ी से को जोड़कर बहुत सारी कड़ियों का यानी एक चैन का निर्माण करना। जैसे कि एक प्रकृति में बहुलक पाया जाता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक बहुलक होता है जो ग्लूकोज की इकाइयों से जुड़कर बनता है। ये सेल्यूलोज एक बहुलक होता है जो ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयों के मिलकर बनने से बनता है। और इसी तरह जो कृत्रिम रेशम या रेशे बनाए जाते हैं, वो बहुत सारे पदार्थों को जोड़कर या रेशों को जोड़कर एक कृत्रिम रेशम या संश्लेषित रेशा बनाया जाता है। जैसे कि बहुलक पॉलीमर सेल्यूलोज है, वैसे ही एक कृत्रिम रेशम का निर्माण किया जाता है। अब कृत्रिम संश्लेषित रेशे होते हैं वो कौन कौन सी और कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, आज के टाइम में जो सबसे आपने सुना होगा, कुछ चादरें होती है, जो जुराब होता है, या कई ऐसे होते हैं पदार्थ होते हैं जो रेशों से निर्मित होते हैं। संश्लेषित रेशों के प्रकार, जिसमें से पहला जो हम रेशा पढ़ेंगे वो है रेयॉन। दोस्तों, एक टाइम में जब प्राकृतिक रेशम बना था, उस समय शुरू में प्राकृतिक रेशम की जब मांग बढ़ने लग गई, तो प्राकृतिक रेशम की मांग बढ़ने के कारण वो प्रकृति द्वारा जो निर्मित रेशम होता है वो सबकी आपूर्ति नहीं कर पाता था। इसीलिए एक कृत्रिम रेशम संश्लेषित रेशे का निर्माण किया गया, जिसे रेयॉन या कृत्रिम रेशम कहते हैं। और ये कृत्रिम रेशम, इसमें वो सब गुण पाए जाते हैं जो प्राकृतिक रेशम में पाए जाते हैं। और इसमें इतनी ही मजबूती और प्रत्यास्थता होती है। प्रत्यास्थता मतलब खींचने पर भी नहीं टूटते हैं। और इनको निर्मित कैसे किया गया, इनको रेशम की तरह ही रेशम प्राकृतिक रेशम के समान ही उसी की तरह काष्ठ की लुगदी से तैयार किया गया। काष्ठ की लुगदी के द्वारा रेशम के जैसे रेशम की तरह ही मजबूत और रखा गया। और रेयॉन, अब रेयॉन जो होता है ये रेशम की तुलना में, प्राकृतिक जो रेशम होता है उसकी तुलना में ये सस्ता होता है। और सस्ता होने के कारण इसकी मांग बाजार में बढ़ती है। और ये वजन में उस प्राकृतिक रेशम की तुलना में हल्का होता है। और इस रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर इसकी चादरें बनाई जाती हैं, और ऊन के साथ मिलाकर इससे गलीचे या कालीन बनाए जाते हैं। अब ये बढ़ेंगे, इससे कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती है। दोस्तों, एक जुराब, जो शुरू में जब ये रेशा आया था, रेयॉन का निर्माण किया गया था, उस समय मार्केट में जुराब की मांग बढ़ गई थी। और जुराब और रस्से, तंबू और दांत साफ करने वाले जो ब्रश होते हैं, या सीट के जो पट्टे होते हैं, स्लीपिंग बैग, पर्दे इत्यादि कई वस्तुएं इस रेयॉन के द्वारा निर्मित की गई। और रेयॉन के बाद में दूसरा जो हमारा रेशा है जो है नायलॉन। अब नायलॉन जो रेशा होता है वो सर्वप्रथम 1931 में 1931 में नायलॉन कच्चे माल के उपयोग से नायलॉन का निर्माण किया गया। और नायलॉन का निर्माण कोयला, जल और वायु के द्वारा नायलॉन रेशे का निर्माण किया गया। और इसका ये एक नायलॉन रेशा है जो प्रथम संश्लेषित रेशा था। पहली बार जो संश्लेषित रेशा बनाया गया वो नायलॉन रेशा था।
और प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा था। ये रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और वजन में हल्का था और ये कपड़ों से निर्मित होता था। नायलॉन रेशा कपड़ों के निर्माण में बहुत ही उस समय प्रचलित था और इससे भी वस्तुएं, कई प्रकार की वस्तुएं, जुराब भी बनाए जाते थे, चादरें बनाई जाती थी, सीट के पट्टे बनाए जाते थे, बैग बनाए जाते थे। नायलॉन रेशे से आज भी कई प्रकार की वस्तुएं होती है जो इनसे बनाई जाती है। और नायलॉन रेशा जो पर्वतों पर चढ़ने के लिए जो रस्सियां बनाई जाती है वो भी नायलॉन से बनाई जाती है, क्योंकि ये रेशा बहुत ही प्रत्यास्थ होता है, कितना भी खींचने पर भी टूटता नहीं है। इसलिए पर्वतों पर चढ़ने पर जो रस्सियां काम में आती है वो रस्सियां भी नायलॉन से बनाई जाती है। और नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल है। इस्पात का तार होता है वो तार बहुत ही प्रबल होता है, लेकिन नायलॉन का जो तार होता है इस्पात के तार से भी अधिक मजबूत होता है। और अगला हम जो बहुलक पढ़ेंगे वो है पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। अगला जो रेशा हम पढ़ेंगे पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। पॉलिएस्टर, आपने सुना होगा हमारे घरों में भी जो वस्त्र हम पहनते हैं वो पॉलिएस्टर के बने होते हैं। पॉलिएस्टर साधारण भाषा में जिसे पॉलिएस्टर बोलते हैं। पॉलिएस्टर, अब इसको दो भागों में अगर तोड़े तो पॉली प्लस एस्टर। एस्टर मतलब पॉलिएस्टर जो होता है वो एस्टर का बहुलक होता है। एस्टर, एस्टर क्या होता है? एस्टर आपने देखा होगा कि एस्टर एक फलों के समान गंध देने वाला एक पदार्थ होता है और उसी एस्टर से पॉलिएस्टर का निर्माण होता है। और इसे पॉलिएस्टर जो होता है अलग अलग रेशों में, महीन रेशों में खींचा जा सकता है और फिर किसी तंतु के समान उसको बुना जाता है और वापस इससे पदार्थ का निर्माण किया जाता है। पॉलिएस्टर से स्वेटर है, शॉल है, कंबल है, ऐसे कई पदार्थ निर्मित किए जाते हैं, वो पॉलिएस्टर के बने होते हैं। और पॉलिएस्टर आपने देखा होगा एक रेशा होता है पीईटी, पैट, इसे पैट बोलते हैं। पैट ये एक बहुत ही प्रचलित पॉलिएस्टर होता है और इसी से स्वेटर या कई प्रकार के बर्तन है, बोतलें हैं, फिल्म तार, फिल्मों की जो रील होती है वो बनाई जाती है और फिर भी अन्य कई उत्पादों का निर्माण किया जाता है। इस पेट से बर्तनों का निर्माण किया जाता है और कई प्रकार के पदार्थों का निर्माण किया जाता है। तो अगला जो है पॉलिएस्टर तो था, उसमें पेट सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रचलित प्रकार का पॉलिएस्टर था। और उसके साथ में जो दूसरा है वो एक्रिलिक। अब एक्रिलिक रेशा क्या होता है? ये एक मार्केट में सस्ता रेट रेशा है, बहुत ही सस्ता रेशा है और ये अलग अलग रंगों में उपलब्ध होता है। कई प्रकार के रंग पाए जाते हैं एक्रिलिक रेशे में और एक्रिलिक रेशा सस्ता होने के कारण इसकी मांग मार्केट में बहुत ज्यादा है। और ये एक, अब एक बात आती है, संश्लेषित रेशे जो होते हैं, संश्लेषित रेशे होते हैं उनको अगर गर्म करने पर इनके जो इन संश्लेषित रेशों का जो हानिकारक प्रभाव है वो ये है कि इनको अगर गर्म करे तो ये शरीर पर पिघल जाते हैं या गर्म करने पर ये पिघल जाता है। तो इसलिए जो संश्लेषित रेशे जो रेशों से बने होते हैं पॉलिएस्टर या इनके जो कपड़े बने होते हैं वो हमेशा रसोई घर या प्रयोगशालाओं में नहीं पहने जाते हैं, क्योंकि अगर वहां पर पहने जाते हैं तो अगर जल जाते हैं तो ये शरीर पर पिघल जाते हैं, जिससे शरीर से हटा नहीं पाते हैं और उस शरीर जल जाता है, इसलिए इसका हानिकारक प्रभाव है। अब संश्लेषित रेशे हमने पढ़ लिए कि चार प्रकार के रेशे पढ़े, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। अब इन सब रेशों के हम गुणधर्म अलग से पढ़ेंगे। अब इनसे गुणधर्म क्या क्या होते हैं दोस्तों? जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो नमी या पानी लगने पर जल्दी ही सूख जाते हैं, इसलिए जो नमी वाले इलाके होते हैं या समुद्री इलाके होते हैं वहां पर ज्यादातर मात्रा में ये संश्लेषित रेशों से बने हुए कपड़े पहने जाते हैं और अधिक चलाऊ होते हैं। मतलब पॉलिएस्टर या जैसे कि कोई ऐसा संश्लेषित रेशा है तो वो कई सालों तक उसको हम चला सकते हैं, कपड़े बने होते हैं तो कई सालों तक कपड़े पहन सकते हैं और ये बहुत ही सस्ते रेशे होते हैं। संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की तुलना में बहुत ही सस्ते होते हैं और आसानी से हमें मार्केट में मिल जाते हैं। प्राकृतिक रेशा मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, जैसे कि प्राकृतिक रेशा मिलता नहीं है, लेकिन जो संश्लेषित रेशा है वो मिलता आसानी से मिल जाता है। और अगला है कि रख रखाव में सुविधाजनक, इनको रख रखाव में हम आसानी से कहीं पर भी रख सकते हैं। और इसी के बाद में संश्लेषित हमने चार प्रकार की ऐसे पढ़ ली। अब अगला है जो प्लास्टिक।
वर्तमान में अगर हम सही तरीके से देखें तो प्लास्टिक के बिना हर काम मुश्किल होता है, इसलिए प्लास्टिक एक प्रकार का रेशा ही है। और प्लास्टिक से अब प्लास्टिक किसका बहुलक होता है, आपने देखा होगा कि प्लास्टिक की थैली होती है उसे पॉलीथीन बोलते हैं, पॉलीथीन। अब पॉलीथीन क्या होता है, पॉली प्लस एथीन, ये एथीन का बहुलक होता है। प्लास्टिक या जैसे पॉलीथीन बोलते हैं, एथीन का बहुलक होता है। एथीन की बहुत सारी कड़ियां जोड़कर पॉलीथीन का निर्माण किया जाता है। अब पॉलीथीन में अब प्लास्टिक जो होता है वो कई अलग अलग प्रकार का होता है। कुछ प्लास्टिक जैसे कि आपने देखा होगा प्लास्टिक कई जगहों पर उपयोग किया जाता है, वजन में हल्का भी होता है। अब प्लास्टिक दो प्रकार की होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिक। अब पहला जो देखेंगे हम थर्मोप्लास्टिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार से परीक्षाओं में पूछा गया। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, अब ये थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक होते हैं जो गर्म करने, एक बार अगर जिस चीज का निर्माण कर लेते हैं उसके बाद में उसको वापस गर्म करके पिघला कर वापस दूसरी चीज का निर्माण किया जा सकता है, वो होती है थर्मोप्लास्टिक। मतलब जो एक बार गर्म करने के बाद में वापस जब इसको आकार दे दिया जाता है और उसके बाद में भी उसको वापस गर्म करके दूसरा आकार दिया जा सकता है, वो होते हैं थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक में जैसे कि आपने देखा होगा कि खेल खिलौने वाले खिलौने हैं, कंघिया है, ऐसे कई प्रकार के प्लास्टिक के बने पदार्थ होते हैं, उनको वापस आकार देके अब मार्केट में जैसे कि बोतलें आती है तो उनको वापस जब ले जाते हैं तो उनको पिघला कर वापस नई बोतलों का रूप दे दिया जाता है, वो होते हैं थर्मोप्लास्टिक। अब एक होता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इस ये भी एक प्रकार का प्लास्टिक है और इसे थर्मोप्लास्टिक है क्योंकि इसको वापस उपयोग में लिया जा सकता है। और दूसरा है थर्मोसेटिंग। अब थर्मोसेटिंग वे प्लास्टिक होते हैं जिनको एक बार किसी सांचे में ढालने के बाद में वापस उनको उसको दूसरा आकार नहीं दे सकते और न ही उसको गर्म करके वापस नया पदार्थ बना सकते हैं। एक बार बनाने के बाद में वो स्थायी हो जाता है। और इस थर्मोसेटिंग दो प्रकार के, दो उदाहरण इसके हैं, एक है बेकेलाइट, बेकेलाइट और एक है मेलामाइन। बहुत ही आसान समझ में आने वाले हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। अब बेकेलाइट क्या होते हैं, आपने देखा ही होगा बिजली के स्विच होते हैं, बिजली के स्विच होते हैं, बिजली के बोर्ड होते हैं और ऐसे कई पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब इसमें ऊष्मा का चालन नहीं हो पाता है, प्लास्टिक का ये मेन गुण है कि इसमें ऊष्मा का चालन नहीं होता है। इसी तरह बेकेलाइट जो होता है इससे विद्युत के स्विच बनाए जाते हैं और इसमें ऊष्मा का चालन नहीं होता है। और बर्तनों के जो हत्थे होते हैं, गर्म बर्तन होते हैं, उनके हत्थे जो बनाए जाते हैं वो बेकेलाइट के बनाए जाते हैं, क्योंकि जब कुछ चीज गर्म करते हैं तो उसको आसानी से पकड़ सकते हैं क्योंकि उसमें ऊष्मा का संचरण नहीं हो पाता है। और मेलामाइन है, मेलामाइन जो रेशा है वो आग का प्रतिरोधक रेशा है, मतलब इससे आग को बुझाने में काम लिया जाता है। और इससे क्या बनाया जाता है, रसोई के जो बर्तन होते हैं वो बनाए जाते हैं और फर्श की टाइलें बनाई जाती है वो बनाई जाती है मेलामाइन से। और समझ में आ गया होगा बेकेलाइट से मतलब जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है जिससे बिजली के स्विच बनाए जाते हैं, बर्तनों के हत्थे बनाए जाते हैं। और मेलामाइन है वो होता है आग का प्रतिरोधक और इसके पदार्थ जो बने जाते हैं वो है बर्तनों, रसोई के जो बर्तन होते हैं और कई प्रकार के ऐसे और भी बर्तन वस्तुएं बनाई जाती हैं वो मेलामाइन से। अब हमने प्लास्टिक तक देख लिया, प्लास्टिक। अब प्लास्टिक के गुण कौन कौन से हैं, अब ये देखिए प्लास्टिक के गुण कौन कौन से हैं। अब प्लास्टिक को ज्यादा काम में क्यों लिया जाता है, आपने देखा होगा वायुयान जो उड़ते हैं हवा में उनके जो पार्ट्स बनाए जाते हैं वो भी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, कार या कोई गाड़ियों के पार्ट्स होते हैं वो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, क्योंकि इनका मेन कारण है कि प्लास्टिक एक तो उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है और एक वजन में हल्का होता है जिससे वायुयान आसानी से आकाश में उड़ सकते हैं, इसलिए प्लास्टिक का ज्यादातर उपयोग यहाँ पर किया जाता है।
और प्लास्टिक है वो अनअभिक्रियाशील है। आपने देखा होगा कि कोई प्रयोगशाला में जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो जो आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो उस समय प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग ज्यादा किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक किसी भी चीज से अभिक्रिया नहीं करता। आप जमीन में कई सालों तक प्लास्टिक की थैलियां, पॉलीथीन की थैलियां होती है, आपने देखा वो कई सालों तक पड़ी रहती है, वो गल नहीं पाती है, क्योंकि प्लास्टिक किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता है, अनअभिक्रियाशील होता है। मतलब इसका मेन करेक्टर यही है कि प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील होता है। और दूसरा जो गुण है प्लास्टिक, परबल और चिरस्थायी है। चिरस्थायी मतलब कई सालों तक पड़ा रहता है, खराब नहीं होता है। परबल मतलब बहुत ही मजबूत है और वजन में हल्का है। और दूसरा है कि प्लास्टिक कुचालक है। हमने पहले भी पढ़ा है कि प्लास्टिक विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। अब लास्ट जो हमारा प्लास्टिक के बारे में जो पॉइंट पढ़ेंगे वो है प्लास्टिक और पर्यावरण। आपने देखा होगा कि कई प्रकार के प्लास्टिक के बने हुए पदार्थ होते हैं, पर्यावरण में या वातावरण में फेंक दिए जाते हैं, और जिससे वो कई सालों तक पड़े रहते हैं, या उनको जलाने पर जो दूषित गैसें निकलती है वो पर्यावरण को बहुत अधिक हानि पहुंचाती है। और इसी कारण वर्तमान में हमारी जो सरकार है वो प्लास्टिक को बैन करने में लगी हुई है, क्योंकि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। और इसके लिए हमें जितना हो सके प्लास्टिक में वर्तमान में सलाह यही दी जाती है कि प्लास्टिक की जगह पर दूसरे बैग, जैसे कागज के बने हुए या किसी रेशों से बने हुए बैग उपयोग में ली जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक वातावरण में एक ऐसी चीज है जो कई सालों तक पड़ी रहती है पृथ्वी में, या वातावरण में प्लास्टिक की थैलियां, पॉलीथीन की थैलियां फेंक दी जाती है, तो वो पशु पक्षी या पशु खाते हैं उनको, तो उन ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। या फिर उनको जला देने पर जो दूषित गैसें निकलती है वो भी पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। इसके लिए एक सिद्धांत होता है, 4R सिद्धांत। आपने पहले कहीं देखा होगा, मार्केट में जब पानी की बोतल बनकर आती है तो हम तो बोतल को पी लेते हैं पानी, और बोतल को फेंक देते हैं, और उसके बाद में कचरे वाले आते हैं और उस बोतल को ले जाते हैं वहां से, और बोतल को ले जाकर वापस वो कबाड़ी वाले को देते हैं, और कबाड़ी वाला वापस उस बोतल को उसी कंपनी में पहुंचाते हैं, और वो कंपनी वाला उस वापस बोतल को वापस बंद पैक करके हम तक पहुंचाता है। और ये 4R सिद्धांत का मतलब यही होता है कि इसमें 4R होते हैं। 4R अलग अलग शब्दों पर आधारित है, जिसमें से पहला है रीड यूज, REDUS। रीड यूज का मतलब होता है कि कम उपयोग करिए, प्लास्टिक का उपयोग कम करिए, उपयोग कम। पहले जो आर है रीड्यूज, रीड्यूज का मतलब होता है कम उपयोग करिए। और दूसरा है कि रीयूज, रीयूज का मतलब है पुनः उपयोग करिए। एक बार अगर आपने पानी की बोतल को उपयोग में ले लिया है तो उसको फेंकिए मत, उसको वापस भरिए और दोबारा उपयोग में कीजिए। या कोई थैली आपने एक बार उपयोग में कर लिया तो वापस उसको फेंकिए मत, मार्केट में दूसरी लेने की बजाय उसी को काम में लीजिए। तीसरा जो आ रहा है रिसाइकल, रिसाइकिल का मतलब होता है पुनर्चक्रण कीजिए, वापिस उसी थैली को बेचकर या उसको गलाकर कंपनी में ले जाकर उसको वापिस नई थैली का आकार देके मार्केट में ले आइए। पुनर्चक्रण, पुनर्चक्रण। अब जो चौथा है वो है रिकवर। रिकवर का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना। और आपने कम उपयोग किया, पुनः उपयोग किया, पुनः चक्रण करने के बाद में, पुनः चक्रण करने के बाद में वही चीज आप पुनः प्राप्त कीजिए। और इसी से प्लास्टिक का उपयोग कम, इसी सिद्धांत पर आधारित है, जिससे पर्यावरण को प्लास्टिक खतरा नहीं पहुंचाए। तो दोस्तों हमारा ये था बहुत ही छोटा पार्ट संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। और अगला जो हमारा क्लास होगी वो होगी इन तीनों पाठों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसमें से परीक्षा में आने लगे कौन कौन से सवाल है, एग्जाम में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, वो सवाल हम पढ़ेंगे। और ये तीन पार्ट हमारे बहुत ही पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके। और इसी के बाद में अगली क्लास में हम इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे इन तीनों पाठों के। थैंक यू, और बने रहिए, क्लासें देखते रहिए और आगे शेयर